गुड मॉर्निंग। आज के हमारे व्याख्यान का विषय है भारत की नदियों के क्रम में गंगा नदी क्रम, द गंगा सिस्टम। इस नदी का निर्माण हिमालय एवं प्रायद्वीपीय उच्च भागों से निकलने वाली नदियों द्वारा होता है। हिमालय के हिम आच्छादित भागों में गंगा, यमुना, काली, करनाली, रामगंगा, गंडक व कोसी एवं प्रायद्वीपीय उच्च भागों में चंबल, बेतवा, टॉन्स, केन, सोन आदि नदियां निकलकर गंगा नदी क्रम का निर्माण करती हैं। मुख्य नदी इसकी है हमारी गंगा नदी। गंगा नदी यह उत्तर भारत की सबसे प्रमुख एवं हिंदुओं की धार्मिक नदी है। गंगा का आरंभ भागीरथी व अलकनंदा के रूप में होता है। अलकनंदा में जल की मात्रा अधिक रहती है। अलकनंदा की दो प्रमुख धाराएं धौली नीति दर्रे के निकट जास्कर श्रेणी से एवं विष्णु गंगा माना दर्रे के निकट कामेत शिखर से, जो विष्णु प्रयाग के निकट परस्पर मिलती है। एक अन्य सहायक पिंडार नदी पिंडारी हिमनद से निकलकर कर्णप्रयाग में अलकनंदा से मिलती है। रुद्रप्रयाग में मंदाकिनी नदी मिलती है। पिंडार व नंदका नदियां नंदप्रयाग में मिलती हैं। देवप्रयाग के निकट भागीरथी व अलकनंदा का संगम होता है। आगे शिवालिक श्रेणी को काटकर गंगा नदी ऋषिकेश व हरिद्वार पहुंचती है। यद्यपि अलकनंदा अधिक बड़ी नदी है, भागीरथी को ही परंपरागत वास्तविक गंगा माना जाता है। भागीरथी का उद्गम गंगोत्री हिमनद से गौमुख नामक स्थान से होता है। हरिद्वार से दक्षिण व फिर दक्षिण पूर्व की ओर बहते हुए गंगा नदी में प्रयाग के निकट दाहिनी ओर से यमुना, गाजीपुर के निकट गोमती व छपरा के निकट घाघरा मिलती है। पटना के निकट दक्षिण की ओर से सोन व इसके पूर्व में गंडक व कोसी भी गंगा से मिलती है। आगे गंगा नदी पद्मा के नाम से प्रवाहित होते हुए ग्वाल्डो के निकट ब्रह्मपुत्र से मिलती है। कई धाराओं में बटकर मेघना नदी से मिलकर यह 97 किलोमीटर चौड़ी मुहाना बनाती हुई बंगाल की खाड़ी में गिरती है। गंगा की कुल लंबाई 2071 किलोमीटर, अपवाह क्षेत्र 9.51 लाख वर्ग किलोमीटर है। हुगली व मेघना नदियों के मध्य गंगा का सुंदरवन नामक डेल्टा विश्व में विशालतम माना जाता है। अगली नदी है यमुना नदी। यह गंगा नदी क्रम की सबसे महत्वपूर्ण नदी है। इसका उद्गम बंदर पूंछ के पश्चिमी ढाल पर यमुनोत्री हिमनद से होता है। पर्वतीय यात्रा के दौरान उत्तर की ओर से टॉन्स नदी इसमें मिलती है। आगे लघु हिमालय श्रेणी को काटकर यह मैदान में उतरती है तथा एक वृहद चाप बनाते हुए प्रयाग में गंगा से मिलती है। इटावा के निकट दक्षिणी पश्चिमी दिशा में इसमें चंबल व काली सिंध, हमीरपुर के निकट बेतवा और प्रयाग के निकट केन नदियां मिलती हैं। यमुना की कुल लंबाई 1384 किलोमीटर तथा अपवाह क्षेत्र 3.59 लाख वर्ग किलोमीटर है। भूवैज्ञानिकों के अनुमान में यमुना कभी दक्षिण पश्चिमी की ओर पौराणिक सरस्वती नदी की सहायक के रूप में प्रवाहित होती थी। रामगंगा यह एक छोटी नदी है जो महा हिमालय श्रेणी के दक्षिण में नैनीताल जिले से निकलती है। 144 किलोमीटर पर्वतीय यात्रा के पश्चात कालागढ़ में यह मैदान में प्रविष्ट होती है। कन्नौज के निकट यह गंगा से मिलती है। इसकी कुल लंबाई 600 किलोमीटर तथा अपवाह क्षेत्र 32,800 वर्ग किलोमीटर है। काली या शारदा, इस नदी का उद्गम मिलान हिमनद में है, जहां यह गौरी गंगा कहलाती है। ऊपरी भाग में धर्मा व लिसार इसकी प्रमुख सहायक नदियां हैं। आगे सरयू व पूर्वी रामगंगा नदियां पंचेश्वर के निकट मिलती हैं। करनाली, यह नदी पर्वतीय भाग में कोणियाली
एवं मैदानी भाग में घाघरा कहलाती है। इसका उद्गम तकलाकोट के उत्तर पश्चिम में माकचा चुंगू हिमनद में है। गुरला मानदाता के दक्षिणी व पश्चिमी सिरों का चक्कर लगाकर यह महा हिमालय व शिवालिक श्रेणियों को पार करती है। शीर्ष पानी स्थान पर यह 180 मीटर चौड़ा व 600 मीटर गहरा गड्ढा बनाती है। मैदान में उतरकर यह शारदा नदी से मिलती है एवं छपरा के निकट गंगा से मिल जाती है। कुल लंबाई 1180 किलोमीटर तथा अपवाह क्षेत्र 1.27 लाख वर्ग किलोमीटर है। राप्ती, इस नदी का उद्गम नेपाल के पिछले भाग में होता है। दक्षिण पश्चिमी दिशा में बहकर यह 640 किलोमीटर यात्रा तय करके बरहज के निकट घाघरा से मिलती है। गंडक, यह नदी नेपाल में सालीग्रामी तथा मैदान में नारायणी कहलाती है। गोल व चिकने सालीग्रामी पत्थर बहाकर लाने के कारण इसे विशेष नाम दिया गया है। इसकी दो मुख्य सहायक नदियां पश्चिम में काली व पूर्व में त्रिशूल गंगा हैं। शिवालिक श्रेणी को यह त्रिवेणी स्थान पर पार करती है। पटना के निकट यह गंगा से मिलती है। यह नदी 425 किलोमीटर लंबी है तथा इसका समस्त अपवाह क्षेत्र 45,800 वर्ग किलोमीटर है। गंडक के मार्ग परिवर्तन के अनेक प्रमाण मिलते हैं। कोसी, गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी है। इसकी मुख्य धारा अरुण नदी के नाम से गोसाई थान के उत्तर में उत्पन्न होकर सांपू नदी के दक्षिण पश्चिम में 320 किलोमीटर तक प्रवाहित होती है। आगे इसमें थारू नदी मिलती है। एवरेस्ट व कंचनजंगा के मध्य प्रवाहित होते हुए इस नदी में हिम नदों से निकलने वाली अनेक जलधाराएं आकर मिलती हैं। महा हिमालय श्रेणी में तंग घाटी में प्रवाहित होने के पश्चात कोसी में पूर्व की ओर से तामूर कोसी, पश्चिम में सुन कोसी आकर मिलती है। शिवालिक पहाड़ियों को पार कर कोसी नदी एक विशाल जलोढ़ पंख बनाते हुए जयनगर नामक स्थान पर मैदान में उतरती है। इस नदी में अनेक बार मार्ग परिवर्तित किए हैं। वर्षा काल में यह अत्यंत विनाशकारी होती है, अतः इसे बिहार का शोक, सोरो ऑफ बिहार कहते हैं। नदी की कुल लंबाई 730 किलोमीटर तथा अपवाह क्षेत्र 86,900 वर्ग किलोमीटर है। चंबल, यह नदी मध्य प्रदेश में मऊ के निकट 600 मीटर ऊंची जनापाव पहाड़ी से निकलती है। बूंदी, कोटा व धौलपुर जिलों में बहकर यह इटावा से लगभग 40 किलोमीटर पूर्व में यमुना से मिलती है। सिंध या काली सिंध नदी, इस नदी का उद्गम राजस्थान के टोंक जिले में नैनवास स्थान के निकट है। इसकी लंबाई 416 किलोमीटर है। जयपुर के निकट यमुना से मिलती है। बेतवा, इस नदी को संस्कृत में वैत्रवती कहा गया है। यह मध्य प्रदेश में भोपाल के निकट ग्वालियर, झांसी, जालौन आदि जिलों में बहती हुई हमीरपुर के निकट यमुना से मिलती है। इसकी लंबाई 480 किलोमीटर है। इसके ऊपरी भाग में कई प्रपात पाए जाते हैं। सांची, विदिशा आदि ऐतिहासिक नगर इसके किनारे स्थित हैं। केन, इस नदी को संस्कृत में कर्णवती संबोधित किया गया है। इसका उद्गम कैमूर पहाड़ियों के उत्तरी ढाल पर है। बुंदेलखंड में प्रवाहित होती हुई यह यमुना में मिलती है। टोंस, यह संस्कृत में तमसा नदी कहलाती है। इसका उद्गम कैमूर श्रेणी में मेहर के निकट तमसा कुंड से है। पठारी धरातल पर प्रवाहित होते हुए यह अनेक प्रपात बनाती है, जिनमें 110 मीटर ऊंचा बिहार प्रपात प्रसिद्ध है। इसकी लंबाई 265 किलोमीटर है। सिरसा के निकट यह गंगा में मिलती है। सोन नदी, सोन नदी संस्कृत साहित्य में स्वर्ण नदी के नाम से विख्यात है। इसका उद्गम अमरकंटक पहाड़ियों में है। विंध्य श्रेणियों को पार करते हुए यह मार्ग में अनेक प्रपात बनाती है। बनास, गोपद, रिहांद, कुनहड़ आदि इसकी सहायक नदियां हैं। बिहार के मैदानी भाग में सोन घाटी 5 किलोमीटर से अधिक चौड़ी है। यह 780 किलोमीटर लंबी है तथा अपवाह क्षेत्र 17,900 वर्ग किलोमीटर है। गंगा क्रम में दक्षिण पश्चिम में आकर मिलने वाली नदियां
अध्यारोपित जल प्रवाह क्रम प्रस्तुत करती हैं। इनके द्वारा निरंतर अपरदन क्रिया से भूमि के नीचे से प्राचीन व कठोर शैलें उभर आई हैं, जिससे इनका ढाल नदियों की प्रवाह दिशा के प्रतिकूल है, किंतु ये नदियां फिर भी वही मार्ग अपनाए हुए हैं। थैंक यू।